नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा चल रही थी अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट के ऊपर। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण, और इसमें अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 था अपना प्रथम कोटि के अवकल समीकरण जो प्रथम घात के ना हो, यानी कि फर्स्ट तो ऑर्डर था लेकिन डिग्री फर्स्ट नहीं थी। ठीक है, प्रथम घात नहीं थी। ठीक है, उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। लास्ट क्लास में अपन ने अपना जो फाइनल टॉपिक था इस चैप्टर का वो स्टार्ट किया था, जिसका नाम था सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन का चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था। तो सिंगुलर सॉल्यूशन यानी कि विचित्र हल, विचित्र हल ये टॉपिक अपना चल रहा था और इस टॉपिक को अपन खत्म कर चुके थे। इसी के ऊपर आज हम इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सिंगुलर सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था कि कोई भी अवकल समीकरण आपको दी हुई है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा, उस जनरल सॉल्यूशन का अगर एनवलप एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एनवलप क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि उसका एनवलप विद्यमान है। क्या है, उसका एनवलप विद्यमान है, तो ये एनवलप का समीकरण ही क्या कहलाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ये एनवलप एग्जिस्ट करता है। एनवलप एग्जिस्ट करेगा मतलब एनवलप की इक्वेशन आएगी, वो एनवलप की इक्वेशन ही क्या कहलाती है, सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाती है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, यानी कि उसी को हम क्या बोलते हैं, विचित्र हल बोल रहे थे। अब एनवलप कैसे निकालता है उसके लिए मैंने बताया था कि जो भी जनरल सॉल्यूशन आपका आता है, ठीक है, मान लो फाई एक्स वाई सी इस फॉर्म में आपका आ गया, मतलब कोई जनरल सॉल्यूशन आपको फाई एक्स वाई सी इस प्रकार से मिल गया, तो आपको क्या करना होता है, इसका डेल फाई एक्स वाई सी, इसका आपको सी के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करना होता है। उसके बाद इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की सहायता से सी को क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। क्या किया जाता है, सी को एलिमिनेट किया जाता है, यानी कि सी का विलोपन किया जाता है। बोलो ये बात समझ में आई। तो सिंगुलर सॉल्यूशन किस प्रकार निकाला था, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास कई तरीके थे। कौन कौन से था कि सर इक्वेशन सोल्वेबल फॉर फी, इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई, इक्वेशन सोल्वेबल फॉर एक्स एंड एक्स वाई में लाग्रांज क्लेरो इक्वेशन, और लास्ट में रेड्यूसिबल। ये सारे तरीके काम में ले सकते हैं। जो तरीका यहाँ लगे वो तरीका लगा देते हैं और यहाँ से हम जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद जो भी आंसर आया अपना उसका सी के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं। आंशिक अवकलन करने के बाद इन दोनों इक्वेशन से हम सी को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाता है। क्लियर, ये और इसी चीज को जैसे ही सी एलिमिनेट हो जाता है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यानी कि सी विवेचक बोलते हैं। उसी चीज को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सी विवेचक बोलेंगे। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये आ गया अपना सी विवेचक। तो सी विवेचक जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है उस सिंगुलर सॉल्यूशन का सी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो, और जो सिंगुलर सॉल्यूशन और ये वाली इक्वेशन है वहां से सी को एलिमिनेट कर दो। सी को एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वही इक्वेशन अपनी क्या कहलाती है, सी डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है। एक और नाम आता है इसमें पी डिस्क्रिमिनेंट। पी डिस्क्रिमिनेंट ये और इक्वेशन आता है अपने पास, पी डिस्क्रिमिनेंट यानी कि पी विवेचक। पी विवेचक ये कैसे निकाला जाता है, इसके लिए देखो अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी एफ एक्स वाई पी, इस फॉर्म में अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, या यहाँ डी वाई बाई डी एक्स भी हो सकता है, एक ही बात है, क्योंकि पी का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। ये अपने पास इक्वेशन दी हुई होती है। ठीक है, इस इक्वेशन का हम क्या करते हैं, पी के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन का हम पी के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करते हैं। उसके बाद इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से क्या करते हैं, पी को एलिमिनेट करते हैं। पी को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, यानी कि पी का विलोपन करते हैं। पी का विलोपन करने के बाद जो भी इक्वेशन हमें मिलती है उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पी विवेचक बोलते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अपने पी विवेचक और सी विवेचक के ऊपर दोबारा डिस्कशन इसीलिए किया है क्योंकि आज की क्लास में हम इनके ऊपर वापस डिस्कशन करने वाले हैं। पी विवेचक निकालने का एक तरीका और होता है, अगर आपको
P के अंदर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, अगर आपकी ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो P के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ध्यान रखना इसका जो विवेचक होगा, जो P विवेचक होगा वो b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होगा। ये भी इसका एक तरीका होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ये तरीका फेल हो जाता है क्योंकि 0 बन जाता है, ठीक है, P का मान हमें 0 मिल जाता है या दोनों तरफ 0 मिल जाता है, इसलिए ये तरीका कभी कभार फेल हो जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ हम यही वाला विवेचक के लिए काम में लेते हैं। तो P विवेचक निकालने के लिए ध्यान रखना ये वाला तरीका हम अपनाएंगे, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो यहां तक कहानी समझ में आई होगी। ये कहानी इसको छोड़ दें, b² माइनस 4ac को छोड़ दें, तो यहां तक की कहानी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। यहां तक कि हम काफी डिटेल में हमने इन चीजों के ऊपर डिस्कशन किया था। आज एक नई चीज आई है कि साहब P विवेचक, जो P डिस्क्रिमिनेंट निकालने का एक तरीका ये भी होता है, और मोस्ट ऑफ यही हमें काम में लेना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 2-3 टॉपिक्स यानी कि 2-3 पॉइंटों पे एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। 1-2 पॉइंट्स है, उनके ऊपर हम डिस्कशन या चर्चा कर लेते हैं, तो उन पॉइंट को समझते हैं। अब देखो पॉइंट्स है अपने, जिनका नाम है टेक लोकस, नोड एंड कस्प। एक तो आता है टेक लोकस, नोड, कस्प, और एक एनवालोप। एक कौन सा आता है, एनवालोप। ये तो अपन पढ़ चुके, ठीक है। एनवालोप तो अपन अभी निकाल चुके। तो एनवालोप क्या होता है उससे हमें मतलब नहीं था, हमें तो मतलब ये था एनवालोप निकालना कैसे है, ठीक है। ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। टेक लोकस क्या होता है, नोड क्या होता है, कस्प क्या होता है, ठीक है। इसको हिंदी में मैं बता देता हूं। टेक लोकस का मतलब तो होता है स्पर्श, ठीक है, स्पर्श बिंदुपथ, इसको तो बोलते हैं स्पर्श बिंदुपथ। और नोड का बोलते हैं नोड ही हिंदी में, नोड, ठीक है। कस्प को बोलते हैं उभयागर, उभयागर, ठीक है। और एनवालोप तो एनवालोप होता ही है, एनवालोप। इनकी बात करते हैं अब, ठीक है। अब देखो एनवालोप क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, उभयागर क्या होता है, ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक रहता है, ठीक है। इन तीनों पे अगर हम कर्व बना के अगर डिस्कशन करने लगे, ठीक है, बारीकी से एक एक चीज को अगर हम समझने बैठते हैं, तो ये पूरे 2 क्लास का टॉपिक रहता है, जो हमारे, जबकि ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। हमारे जो अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ये इसमें कोई काम का नहीं है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो इसमें ज्यादा दिमाग हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसमें हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर दिमाग यहीं खराब कर ले बैठेंगे तो अभी तो हमें रियल एनालिसिस भी पढ़नी है, ठीक है। तो हम इनको इतना वो नहीं लेंगे, हल्के एकदम लाइटली लेकर चलेंगे, ठीक है। ज्यादा दिमाग यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे ये तीनों चीजें कोई काम की नहीं है। हमें तो बस इतना ही काम है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई होगी उसमें बस ये पता लगाना होगा कि स्पर्श बिंदुपथ कौन सा है, नोड कौन सा है, उभयागर का समीकरण कौन सा है। उसका मैं एक आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं उसकी एक, ठीक है। वो ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान रखना, अगर हम सी डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, हम बात करें सी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, यानी कि सी विवेचक की बात अगर हम करें, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, पहले सी विवेचक की बात कर रहे हैं। तो सी विवेचक जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन सी 3 चीजें होती है, नंबर 1 एनवालोप, एनवालोप, ध्यान रखना इसको कैपिटल ई से लिखा जाता है, और ये समीकरण में, इस समीकरण में एक बार आता है। कितनी बार आता है, एक बार आता है। इसके बाद आता है इसमें नोड, ठीक है, इसको NODE नोड से लिखा जाता है। ध्यान रखना ये जो है वो 2 बार आता है, इसका मतलब इसको लिखते हैं n² से, ठीक है। नंबर 3 आता है आपका कस्प, यानी कि उभयागर, कस्प आता है यानी कि उभयागर। ध्यान रखना ये उभयागर जो है वो 3 बार आता है, यानी कि इसको C³ से लिखा जाता है, ठीक है।
तो ये जो आपका सी डिस्क्रिमिनेंट है वो इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है, एनवालोप, नोड, कस्प। ठीक है, जहां ध्यान रखना एनवालोप को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और ध्यान रखना एनवालोप इसमें एक बार आता है। ठीक है, ई है मतलब ई की पावर एक है मतलब एक बार आ रहा है, नोड नोड दो बार आएगा मतलब ये एन स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है। कस्प है, कस्प तीन बार आता है। ठीक है, कस्प को क्या बोलते हैं, उभयाग्र, और ये कितनी बार आता है, तीन बार आता है, इसलिए इसको सी क्यूब से लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं साहब, फिर आता है पी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। पी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसमें एनवालोप आता है। ठीक है, और कितनी बार आता है, एक ही बार आता है। ठीक है, इसलिए इसको ई से लिखा जाता है। इसमें इसके बाद स्पर्श बिंदु आता है, स्पर्श बिंदु यानी कि इसको बोलते हैं टेक लोकस। इसको क्या बोलते हैं, टेक लोकस। ध्यान रखना ये दो बार आता है, इसको टी स्क्वायर से लिखते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को। उसके बाद आता है उभयाग्र, उभयाग्र यानी कि इसको बोलते हैं कस्प, और इसको ये एक बार आता है। ये कितनी बार आता है, एक बार आता है, और इसको सी से लिखते हैं। तो इसकी कहानी इनके साथ ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, बस ये चीज है। अब बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बुक में काफी डिटेल से और अपने जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं उन नोट्स में भी आपको इनकी डेफिनेशंस के साथ समझाया गया है, लेकिन आप उनको ना समझें, उनको छोड़ दें, उस पर आप दिमाग ना लगाएं, क्योंकि वो चीज़ हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, काम की वैसे मैथमेटिक्स में है, मतलब ये काम की तो बहुत है, लेकिन फिलहाल जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के नज़रिए से हमारे ये चीज़ें एक बार कोई काम की नहीं है। हमारे जो काम की है वो बस ये है। ठीक है, हमारे यहाँ काम में आनी है, यहाँ काम में आनी है। अपने को क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा और क्वेश्चन में ये कहेगा कि भाई साहब आप तो इसमें हर एक चीज की स्थिति बताओ, मतलब आप एनवालोप बताओ, नोड बताओ, कस्प बताओ। ठीक है, ये चीजें आप पूछ लेगा। ठीक है, तो नोड, एनवालोप, कस्प बताने के लिए हमें क्या, ये सब चीजें बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक तो सी विवेचक चाहिए। क्या चाहिए, हमें सी विवेचक चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, पी विवेचक चाहिए। ये दो चीजें मैं उस इक्वेशन से निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, जैसे लास्ट क्लास थी उस तरीके से निकालूंगा। फिर बस ये तरीका लगा दो। अब ध्यान रखना जो सी विवेचक होता है उसका रिलेशन देखना, तीनों को एक जगह लिखो तो ई एन स्क्वायर सी क्यूब, ये तो होता है अपना सी विवेचक। ये क्या होता है, सी विवेचक होता है। इसी प्रकार ये ई टी स्क्वायर सी, ये क्या होता है, अपना पी विवेचक होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट। कहने का मतलब है सी डिस्क्रिमिनेंट जो आया है उसको देखो और पी डिस्क्रिमिनेंट आया है उसको देखो, दोनों में जो भी कॉमन टर्म है ना, दोनों में जो भी कॉमन टर्म है, देखो कॉमन टर्म कौन सी है, दोनों में जो भी कॉमन टर्म होगी वही तो क्या होगा, इसका एनवालोप होगा। क्योंकि ई जो है वो दोनों में आ रहा है, ई जो है वो दोनों में आ रहा है, ये चीज ध्यान रखना। ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, इसलिए दोनों में जो कॉमन टर्म है वो तो कौन सा होगा, समीकरण का एनवालोप होगा। ठीक है, स्क्वायर वाली जो टर्म है, ठीक है, स्क्वायर वाली टर्म इसके अंदर, सी के अंदर जो स्क्वायर वाली टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो एन को रिप्रेजेंट कर रही है। मीन्स वो क्या होगा, उसमें नोड होगा। जो भी स्क्वायर वाली टर्म होगी वो नोड होगा, और सी क्यूब का मतलब वो क्या होगा, कस्प होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसी प्रकार डी क्यू, इस पी डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो कॉमन आ गया, मतलब वो तो एनवेलोप आ ही गया। टी आ रहा है, टी की जो स्क्वायर वाली टर्म है वो क्या होगा, इसमें टेक लोकस होगा, और जो सी वाली टर्म है, सिंगल वाली टर्म है, वो इसमें क्या होगा, कस्प होगा। बोलो ये बात समझ में आई। बस इतनी सी कहानी इस चीज की रहती है। ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो ऐसे मान लो ये चैप्टर यहीं खत्म हो गया। अगर खुद से इसको एक बार करने के लिए बैठते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती है तो स्टूडेंट क्या होता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन पे आपको नहीं जाना है, आपको वो जो भी चीज़ें लिखी हुई बुक से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, तो जो चीज़ जो थ्योरी लिखी हुई है वो थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है। थ्योरी के रूप में बस आपको ये चीज़ काम में लेनी है, यही इसकी थ्योरी है। वो जो इतनी चीज़ें लिखी हुई है ना वो सारी इसी के ऊपर आती है। लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है, जो कंक्लूजन निकलता है, वो कंक्लूजन यहीं आके खत्म होता है। ठीक है, और उस इतनी 3-4 पेज की थ्योरी का मतलब सिर्फ यही होता है।
ठीक है, इन्हीं चीज़ों को उसने काफ़ी डिटेल में समझाया है, लेकिन हमें डिटेल से मतलब नहीं है, हमें तो हमारा जो काम हो जाए बस उतने से ही मतलब है। इतने में हमारा काम हो जाता है, इतने में हमारा पूरा का पूरा 100% काम हो जाता है, इसलिए हम सिर्फ इसी पे ध्यान देते हैं, इसलिए हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। क्यों लगाएं भाई ज़्यादा दिमाग, क्यों लगाए? दिमाग लगाने के लिए हमारे पास और भी जगह है। अब क्या इन पे थोड़ी लगाने बैठेंगे जो चीज़ काम की नहीं है, जो चीज़ काम की है उस पर लगाओ दिमाग, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे काम की थी इसलिए इस पे लगा लिया दिमाग। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सी डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। मतलब जो सी डिस्क्रिमिनेंट की जो इक्वेशन आती है उनमें ये तीन चीज़ें, कोई जरूरी नहीं है तीनों हो, लेकिन उनमें हमें ये पता चल जाएगा जो सिंगल ई आ रहा है इसका मतलब वो एनवलप है, स्क्वायर आ रहा है मतलब वो क्या है, टेक नोड है, क्यूब आ रहा है मतलब वो क्या है, एनवलप। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, ई दोनों में है, सी दोनों में है, बस इसमें क्यूब है, इसमें एन स्क्वायर है, इसमें टी स्क्वायर है, बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना, ये रिलेशन जिसको याद है ये वाला और ये वाला, ये मान लो उसके 5-7 नंबर का जितने का भी ये क्वेश्चन आता है वो आ गए, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो जिसके ये चीजें क्लियर है, ठीक है, ये जो रिलेशन है ये क्लियर है, उसके ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर ने ये क्या लिख दिया, क्या बता दिया, एकदम बकवास सा फर्जी सा, कुछ समझ में आया नहीं है, क्या ये क्या बकवास चल रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसी बकवास के ऊपर अब हम करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो ये जितनी भी थ्योरी अपन ने लिखी है ये एक नॉर्मल सी वो पूरी क्लियर हो जाएगी। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि मैं एग्जैक्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर क्लियर नहीं हुई है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे क्लियर करेंगे इन चीज़ को, ठीक है। आगे जब क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन से आपको मेरा वादा है, ये क्वेश्चन से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। जब इसके 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे तब आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो हमने ये बोर्ड पे लिखा है ये एज इट इज समझ में आ जाएगा। और ध्यान रखना इसके क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे जब आपने पीछे की 5 एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि वो 500 में से कोई भी कंसेप्ट यहाँ लग सकता है। समीकरण पी के लिए भी सोल्व हो सकती है, समीकरण जो आपकी है वो किसी भी प्रकार से सोल्व हो सकती है। अब लेते हैं इसका क्वेश्चन, बुक का एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन ले रहे हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, और क्या पूछा है इसने, सिंगुलर सॉल्यूशन एंड एक्सट्रेनियस लोकस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, एंड एक्सट्रेनियस लोकी ऑन द ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हिंदी में भी इसको लिख देते हैं। जनरल सॉल्यूशन का मतलब तो होता है व्यापक हल, इसका मतलब होता है विचित्र हल, और एक्सट्रेनियस इसका मतलब होता है बाह्य बिंदु पथ। ये जो बाह्य बिंदु पथ होता है ना, ये वही 3 चीजें होती हैं जो 4 चीजें अपन ने लिखी थी ना, कौन कौन सी, नोड, टेक, कष्प, यही 3 बाह्य बिंदु पथ होते हैं, वो यही 3 चीजें होती हैं, ठीक है। इन्हीं 3 चीजों को मिलाकर क्या बोला जाता है, बाह्य बिंदु पथ। ये जो नोड होता है, टेक होता है, कष्प होता है, ये सारे के सारे कैसे बिंदु पथ होते हैं, ये बाह्य बिंदु पथ होते हैं, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर ही क्या बोला जाता है, बाह्य बिंदु पथ बोला जाता है। इसलिए इसने सीधा एक्सट्रेनियस लोकी बोल दिया, इसका मतलब यही होता है, नोड, टेक और कष्प, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये 3 चीजें हमें निकालनी है और साथ में वो भी चीजें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में पीछे का सारा रिवीजन अपना हो जाएगा। इक्वेशन में लिखता हूं, इक्वेशन आपको दी हुई है पी स्क्वायर 2 - 3y का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर
2 माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 1 माइनस वाई। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। पी स्क्वायर 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर 4 1 माइनस वाई। बिल्कुल ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन देखना, पी स्क्वायर बराबर मुझे मिलेगा 4 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर। यहाँ से p बराबर मुझे मिलेगा 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3y। क्लियर सब स्टूडेंट को, ये क्वेश्चन मिल गया। अब सिंस हम जानते हैं सर p बराबर dy बाई dx होता है, ये जो इक्वेशन आपकी है ये p के लिए सोल्वेबल है। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है किसके लिए सोल्वेबल है? p के लिए सोल्वेबल है। ठीक है, यानी कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि p बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे कंसेप्ट से भी कर सकते हो जिससे अपन ने किया है, और डायरेक्ट इसका जो सेपरेबल है वेरिएबल्स का वो हो पा रहा है, तो हम उसी से पे चलते हैं। 2 क्योंकि इसमें दिख रहा है x की टर्म नहीं है तो अपना काम हो जाएगा। 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3y। ठीक है, क्लियर सब स्टूडेंट को, इधर उधर कर लो, इसको इधर ले आओ, इसको नीचे ले आओ, तो dx बराबर, ठीक है, ये 2 माइनस 3y अपॉन इंटू डी वाई अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई। ठीक है, यहां से देखना 2 माइनस 3y, ठीक है, इधर आ गया, ठीक है, ये नीचे आ गया, तो dy और ये आ गया dx, ऐसा का ऐसा इधर रह गया। क्लियर सब स्टूडेंट को, मतलब dx उधर चला गया। अब यहां से आगे देखना, मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूं। ठीक है, दोनों को क्या कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं। तो देखना यहां से आगे चलते हैं, dx बराबर, आगे देखना इसको अलग अलग करेंगे तो एक चीज देखना, पहले एक छोटा सा काम करते हैं, अपना काम इजी हो जाएगा। इससे मैं इस 2 को जो है वो लिख सकता हूँ 3 माइनस 1। ठीक है, 2 को 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ, इससे अपना काम इजी हो जाएगा। तो माइनस 3y माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई डी वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को, आगे बढ़ते हैं। तो देखना यहां से dx बराबर, इसको आप अलग अलग कर लो, 3 माइनस 3y अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई और पूरे के dy। बोलो ये बात समझ में है सभी स्टूडेंट को? इतने को अलग कर लिया, ठीक है, तो 3 माइनस 3y अपॉन 2 रूट 1 माइनस वाई, फिर माइनस 1 बाई 2 ऐसा का ऐसा, ठीक है, और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई आ गया। अब देखो dx बराबर 3 कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो 3 बाई 2 बाहर चला गया, 1 माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई डी वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी तो हाफ बचेगी, यानी कि dx बराबर मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई डी वाई, ये डी वाई। अब कर दो भाई साहब इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा x बराबर 3 बाई 2 1 माइनस वाई की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1। ठीक है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो भी मल्टीपल में आ जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, फिर माइनस 1 बाई 2 ऐसा का ऐसा, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस 1 बाई 2 हो जाएगी, तो माइनस 1 बाई 2। तो देखना 1 माइनस वाई की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। क्लियर, और ये माइनस इधर आ जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो 3 बाई 2 और ये 3 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बाई 2 प्लस का और ये 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास बचेगा x बराबर 1 माइनस वाई की पावर 3 बाई 2 माइनस का और प्लस का 1 माइनस वाई की पावर 1 बाई 2 प्लस c। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं, तो x बराबर 1 माइनस वाई की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस वाई की पावर 3 बाई 2 प्लस c। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसको आप इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इधर एकदम इजी सा कंसेप्ट था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ बाकी गुणा भाग वाला सिस्टम चल रहा है, मतलब कैलकुलेशन का पार्ट चल रहा है, तो समझने वाला खेल अभी यहाँ नहीं है, क्योंकि ये काम अपन बहुत बार कर चुके हैं पीछे। ठीक है, अपन पीछे ये वाला काम बहुत बार कर चुके हैं, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे चलते हैं, तो देखना
यहाँ से चाहो तो सी को इस तरफ ले सकते हो, ठीक है, सी को कांस्टेंट है, अपनी मर्जी जैसे चाहे ले सकते हैं, तो इसको इधर ले लो सी को, तो x प्लस सी बराबर, यहाँ से मैं √1 माइनस वाई बाई 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, इसकी 1/2 पावर जो है वो बाहर निकाल लेता हूँ, तो जो बच जाएगा उसको लिख देता हूँ। तो देखना ये वाली कॉमन आ रही है, तो 1 माइनस वाई की पावर 1/2 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा, 1 माइनस, यहाँ एक डेढ़ पावर आधी बाहर चली गई तो एक बच जाएगी -1 प्लस वाई, ये कैंसिल, तो वाई बच जाएगा, मीन्स x प्लस सी बराबर y इंटू 1 माइनस वाई की पावर 1/2 स्क्वायर कर दो, तो x प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर y स्क्वायर 1 माइनस वाई। ये तो क्या आ गया दोस्तों, इसका व्यापक हल आ गया, ये तो क्या आ गया, इसका व्यापक हल आ गया, यानी कि जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, एक चीज तो आ गई, ठीक है, ये तो काम अपन पीछे कर चुके। अब मुझे क्या निकालना है, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन इसका निकालना है, ठीक है, यानी कि विचित्र हल निकालना है। विचित्र हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, मीन्स इसका करो तो इसका तो क्या हो जाएगा 2x प्लस सी, ठीक है, बराबर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो 0, तो यहाँ से ये x प्लस सी बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या मिला, माइनस का c मिला, ठीक है, x बराबर क्या मिला, माइनस का c। अब इसको समीकरण नंबर 1 नाम दूं, समीकरण 2 नाम दूं, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या c को क्या करूंगा, एलिमिनेट करूंगा, मतलब x की जगह यहाँ c रख दो, या c की जगह माइनस x रखो, तो x माइनस एक्स का होल स्क्वायर y स्क्वायर 1 माइनस वाई, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास y स्क्वायर 1 माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ये क्या आ गया, मेरे पास विचित्र हल आ गया, यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को, सिंगुलर सॉल्यूशन मुझे मिल चुका, विचित्र हल मुझे मिल चुका। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी चीज को हम सी डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सी डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। जो एनवालोप का समीकरण आता है, ये क्या आ गया, एनवालोप का समीकरण आ गया, एनवालोप का समीकरण आ गया, तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, विचित्र हल बोलेंगे। और जो विचित्र हल होता है वही क्या होता है, अपना सी डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो देखो, अतः मैं क्या कहूंगा, जो सी डिस्क्रिमिनेंट आया अपना, सी डिस्क्रिमिनेंट वो क्या आया है, वो आया है दोस्तों y स्क्वायर 1 माइनस वाई बराबर 0, ये अपना सी डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब मैं निकालता हूं यहां से p डिस्क्रिमिनेंट। अब निकालेंगे अपन जो p डिस्क्रिमिनेंट है वो, तो p डिस्क्रिमिनेंट यानी कि p विवेचक, इसकी बात अब हम करेंगे, ठीक है। p विवेचक निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, जो इक्वेशन आपको दी हुई है वो काम में ले लो, ठीक है। तो इक्वेशन आपको दी हुई थी वो थी p स्क्वायर, दोबारा लिख रहा हूं यहां मिटा दी, p स्क्वायर 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1 माइनस वाई, ये इक्वेशन हमें दी हुई है। p विवेचक निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला बताया था, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर p के अंदर द्विघात समीकरण है, तो p के अंदर ये द्विघात समीकरण है, इसको इधर ले लो तो ये माइनस बराबर 0। यहाँ देखो b का मतलब क्या होता है, जो p का कोफिशिएंट होता है वही होता है। यहाँ p का कोफिशिएंट क्या है, p की कोई टर्म ही नहीं है, p की कोई टर्म नहीं है, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है, मीन्स 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए। देखो a का मान क्या है, a का मतलब होता है जो p स्क्वायर का मल्टीपल होता है, मीन्स 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर इंटू सी का मतलब क्या है, माइनस का 4, ठीक है, इंटू माइनस का 4 मतलब माइनस माइनस प्लस 4, 1 माइनस वाई बराबर 0। तो यहां से आपको मिला 16, 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर 1 माइनस वाई बराबर 0। 16 0 में चला जाएगा तो 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये मेरे पास दोस्तों आ चुका। अब मैं निकालूंगा यहां से मेरे बाह्य बिंदु पथ, ठीक है। बाह्य बिंदु पथ, बाह्य बिंदु पथ का मतलब क्या होता है, एनवालोप, ठीक है। एक तो देखो, अब सी डिस्क्रिमिनेंट अपना क्या था, सी डिस्क्रिमिनेंट था अपना ई एन स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है, ये सी डिस्क्रिमिनेंट था।
पी डिस्क्रिमिनेंट अपना क्या था, ई टी स्क्वायर सी। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ बाह्य बिंदु पथ में एनवालोप क्या होगा, एनवालोप क्या होगा। देखो एनवालोप कौन सा है इनमें, ई है, दोनों में कॉमन है, ढूंढो दोनों में कॉमन क्या है। देखो इसमें भी 1 माइनस वाई आ रहा है, इसमें भी 1 माइनस इसमें भी 1 माइनस वाई आ रहा है, मतलब कॉमन कौन सा आ रहा है, 1 माइनस वाई आ रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि सर यहाँ एनवालोप जो है वो 1 माइनस वाई है। ठीक है, एनवालोप क्या है यहाँ, 1 माइनस वाई है। अब देखो इसमें स्क्वायर की टर्म कौन सी है, ये एन, देखो ये स्क्वायर, कंपेरिजन करो। ठीक है, स्क्वायर की टर्म कौन सी है, वाई स्क्वायर है। ठीक है, इसमें कंपैरिजन करके देखते हैं तो कौन है, वाई स्क्वायर है। यानी कि मैं क्या कहूंगा कि दोस्तों यहाँ एन का मतलब क्या होता है, नोड होता है। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, नोड होता है। नोड क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर है, मतलब वाई 2 बार आ रहा है। ठीक है, बराबर में 0 जरूर करते चलो। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास दोस्तों, नोड हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार और कोई टर्म नहीं है, मतलब सी इसमें नहीं है, कष्प नहीं है। इसमें आओ, ये तो एनवालोप हो गया। स्क्वायर की टर्म कौन सी है, 2 माइनस 3y है भाई साहब, यानी कि टेक क्या हो गया इसमें, टेक यानी कि स्पर्श बिंदु पथ कौन सा हो गया दोस्तों, वो हो गया 2 माइनस 3y बराबर 0। ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना है यहाँ, 2 माइनस 3y बराबर 0। इसी के साथ अपना क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी के साथ अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ध्यान रखना इसका वाई स्क्वायर मतलब इसमें एन जो है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, लिखा जाएगा एक ही बार, वाई बराबर 0। इसी प्रकार टेक जो है अपने को तो ये देखना है, ये 2 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ टी है, टेक लोकस है, यानी कि 2 माइनस 3y बराबर 0। तो दोस्तों अब आपको वो कहानी समझ में आई होगी जो अपन ने पीछे टेक लोकस ये क्यों लिखा था, ये चीजें क्यों लिखी थी। ठीक है, दोनों में सी डिस्क्रिमिनेंट आया और जो पी डिस्क्रिमिनेंट आया, दोनों में ये देखो कॉमन टर्म कौन सी थी, दोनों में कॉमन टर्म 1 माइनस वाई थी। तो 1 माइनस वाई क्या होगा, इसका एनवालोप होगा। ठीक है, 1 माइनस वाई क्या होगा, एनवालोप होगा, क्योंकि दोनों में एनवालोप कॉमन है। कॉमन टर्म का मतलब वही क्या है, इसमें एनवालोप है। फिर सी डिस्क्रिमिनेंट में आप देखो 2 बार कौन आ रहा है, सी डिस्क्रिमिनेंट में देखो 2 बार कौन आ रहा है, तो 2 बार यहाँ y आ रहा था, 2 बार कौन आ रहा है, y आ रहा है। मीन्स ये y क्या है, इसका y बराबर 0 क्या होगा, इसका नोड होगा। ठीक है, इसी प्रकार टेक लोकस देखो, इसका टेक लोकस देखो आप, टेक लोकस कहाँ मिल रहा है आपको, 2 माइनस, इसमें देखो 2 बार कौन आ रहा है, 2 बार सर ये 2 माइनस 3y आ रहा है, तो 2 बार तो टेक लोकस ही आता है। ठीक है, पी डिस्क्रिमिनेंट के अंदर 2 बार कौन आता है, टेक लोकस आता है। ठीक है, तो ये टेक लोकस हो गया अपने पास 2 माइनस 3y बराबर 0। यही चीज हमें इसमें फाइंड आउट करनी थी। बस ये रिलेशन याद रखो, ये रिलेशन याद है, मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो रिलेशन के दम पर। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें रिलेशन का कंसेप्ट रहता है। आगे बढ़ते हैं, अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वाई स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये अपने पास अगला क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, वाई स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब करते हैं इसको। देखो ये भी जो इक्वेशन होगी आपकी वो y के लिए सोल्वेबल होगी। ठीक है, ये इक्वेशन p के लिए होगी या y के लिए होगी, इसको देखते हैं, एक बार सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखना यहाँ से y स्क्वायर को उधर भेज दो तो 1 प्लस पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, 1 को उधर भेज दो तो आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, तो पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो p बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कर लो। ठीक है, इसका क्या कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर
अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? ठीक है, अब देखना इसको इधर उधर कर लेते हैं। तो वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स। ये वाली टर्म हमारे पास आ चुकी। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं टी मानता हूं। ठीक है, आर स्क्वायर लेट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर मान लो इसको, टी स्क्वायर मान लो इसको। ठीक है, इंटीग्रेशन करो इसका। तो ये तो कांस्टेंट है 0, माइनस का 2y dy बराबर 2t dt। यहां क्या हो गया? 2t dt हो गया। t की जगह वापस अपन मान रखेंगे, इसकी जगह इसको t मान लेते हैं। ये क्या हो गया? dt हो गया। तो y dy बराबर dt बाई -2। ठीक है, अब देखो y dy की जगह तो ये आ जाएगा, मीन्स माइनस का dt बाई 2 अंडर रूट ये आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा बराबर dx। क्लियर सभी स्टूडेंट को? मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन करने के लिए अंदर वाले को टी मान लिया। ठीक है, इसका अवकलन 0 हो गया। ये माइनस का 2y dy बराबर क्या हो गया? dt हो गया। यहाँ से -2 को नीचे भेज दिया। ठीक है, तो y dy की जगह तो माइनस का dt बाई 2 आ गया। ठीक है, और अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह टी आ गया। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो माइनस का 1/2 टी की पावर -1/2, ये ऊपर चला गया तो माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1 बराबर इसका x हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से एक चीज और देखना, ये क्या बन जाएगा? माइनस का 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 बराबर x। 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो अंडर रूट टी बराबर क्या मिल जाएगा? x और माइनस ऐसा का ऐसा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को ये चीज? ठीक है, अब यहां से देखना एक कांस्टेंट रह गया ना, जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आता है c। ठीक है, यहां से देखना माइनस टी की जगह वापस वैल्यू रख दो, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस सी। यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट को? स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो ये अंडर रूट हट जाएगा और माइनस किस में बदल जाएगा? आपका प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हट के माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो देखना स्क्वायर कर दो तो x प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये अपने पास, इसको और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc बराबर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। ये क्या होगा? इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों? इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? इसका विचित्र हल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो सी के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो। तो क्या इसका तो 0, इसका क्या हो जाएगा? 2c प्लस इसका क्या हो जाएगा? 2x बराबर 0। यहां से 2 कॉमन लो तो x प्लस सी बराबर 0। तो यहां से x बराबर क्या आ गया? माइनस का c आ गया, या c बराबर क्या आ गया? माइनस का x। तो c की जगह माइनस का x रखो तो 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन मुझे मिली आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन क्या मिली मुझे? आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। चेक कर लेते हैं यही आंसर आ रहा है क्या अपना? ठीक है, बिल्कुल यही आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 या वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो देखना यही चीज है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये क्या है? मेरा सिंगुलर सॉल्यूशन है। ये क्या हो गया? मेरा सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया। किस प्रकार से किया है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम? सी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। सी डिस्क्रिमिनेंट यानी कि सी विवेचक। सी विवेचक मेरे पास क्या आया है? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? y प्लस आर वाई माइनस आर बराबर 0।
ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, वहां तक तो देखो सीधा सीधा इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद यहां तक मेरे पास इक्वेशन आ गई, इसका स्क्वायर खोल दिया। ठीक है, खोलने की जरूरत भी नहीं थी लेकिन खोल दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, व्यापक हल आ गया। ये क्या आ गया, व्यापक हल आ गया। इसका क्या किया मैंने, c के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसका c के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करके c को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया यानी कि आंशिक अवकलन किया, मीन्स x स्क्वायर का 0, c का 2c, इसका 2x और बाकी क्या हो गए, 0 हो गए। तो x का मान मुझे, c का मान मुझे -x मिला, तो c की जगह -x रखो तो ये 0 बन जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। तो c डिस्क्रिमिनेंट यानी कि c विवेचक मुझे ये वाला मिल गया। अब मुझे निकालना है p विवेचक यानी कि p डिस्क्रिमिनेंट। अब निकालना है p विवेचक यानी कि p डिस्क्रिमिनेंट। देखो p डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए वापस अपने को वो पहले वाली इक्वेशन चाहिए थी, वो क्या थी वो लिख लेते हैं एक बार। इक्वेशन थी वाई स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर, वाई स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये इक्वेशन थी अपने पास। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, p डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो p डिस्क्रिमिनेंट निकालने का वही तरीका भाई साहब, पहले तो वाई स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या बन जाएगी, p स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को, बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहां से देखो p स्क्वायर के अंदर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फंडा लगा दो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से p डिस्क्रिमिनेंट निकालने का ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ध्यान रखना। अगर p के अंदर द्विघात समीकरण है तो उस कंडीशन में, अगर एक घात की इक्वेशन है तो अपना पीछे वाला फंडा लगा ही देना है, एक से ज्यादा है तो भी पीछे वाला फंडा जो p के रिस्पेक्ट में अवकलन करो। ठीक है, और इससे उस इक्वेशन से एलिमिनेट करो जैसा अपन ने c डिस्क्रिमिनेंट निकाला था। यहाँ से देखो b स्क्वायर का मतलब तो 0, क्योंकि p की कोई टर्म ही नहीं है। माइनस 4 इंटू ए का मतलब है वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू सी का मतलब है वाई स्क्वायर। 4 ए का मतलब है वाई स्क्वायर, माइनस का 4 और ए का मतलब है वाई स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से 4y स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ये टर्म मेरे पास आ गई। ठीक है, ये टर्म मेरे पास आ गई। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखना, अब वाई स्क्वायर वाई प्लस आर वाई माइनस आर बराबर 0, ये क्या आ गया, p डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब दोनों का कंपैरिजन करो। ठीक है, इस p डिस्क्रिमिनेंट का और इस c डिस्क्रिमिनेंट का कंपैरिजन करो। कंपैरिजन कर रहे हो तो y प्लस आर और y माइनस आर दोनों में आ रहा है, y प्लस आर y माइनस आर दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन होता है, एनवालोप होता है। ठीक है, और एनवालोप ही क्या होता है, विचित्र हल होता है। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, y प्लस आर तथा y माइनस आर दोनों डिस्क्रिमिनेंट में आ रहा है, दोनों डिस्क्रिमिनेंट में आया है, अतः यह विचित्र हल है, अतः यह विचित्र हल है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। और देखो उसमें और कुछ भी नहीं है, इसमें देखो y 2 बार आ रहा है, तत्सिंस y बराबर 0 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 2 बार कौन आता है, ठीक है, p डिस्क्रिमिनेंट के अंदर 2 बार कौन आता है, टेक लोकस आता है। तो ये कौन सा हो गया मेरे पास, ये टेक लोकस हो गया। ठीक है, टेक लोकस कौन आया, y बराबर 0। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, टेक लोकस आ गया। तो ये अपना एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम और चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में, और अपनी अगली क्लास इस टॉपिक के ऊपर अंतिम क्लास होगी और अपना चैप्टर नंबर 2 भी उसके साथ फिनिश हो जाता है।
ठीक है, अपना चैप्टर नंबर 2 भी अपना ऐसे मान लो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका, लेकिन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन अगली क्लास में और करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।